नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग होंगे। आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकती है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे, जैसे कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएंगे, किसको बनाया गया, कौन से नंबर के बने। फिर जानेंगे भारत की महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है, और ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं। साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे बताना है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे गृह मंत्रालय दिया, विदेश मंत्रालय दिया है, आयुष मंत्रालय दिया, पंचायती राज मंत्रालय दिया है। तो ये जो है आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आयुष मंत्रालय द्वारा। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, तो जो आयुष मंत्रालय है इसके द्वारा किया जा रहा है। और ये पुरस्कार कब वितरित किए जाएंगे, तो ये वितरित किए जाएंगे 21 जून को। 21 जून को जब योग दिवस मनाया जाता है उसी दिन जो है वितरित किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो है अभी नामांकन जो बताया जाएगा, मतलब कितने कितने नामांकन है, तो 31 मार्च को नामांकन बताया जाएगा, मतलब कितने लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, 21 मार्च 2025 को अभी जो है केवल मंत्रालय ही बताया गया है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, नई दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया। देखिए ये प्रश्न अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। पूछ लेगा कि कहाँ पे आयोजन किया गया है या किसने उद्घाटन किया है, कब से कब तक हो रहा है। तो ऐसे प्रश्न अलग अलग बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया ये पूछा है। तो यहाँ पे दिया है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। तो ये जो है द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति हैं। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कब किया है, तो 16 फरवरी को किया है। कब किया है, तो 16 फरवरी को किया है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो है 16 फरवरी को उद्घाटन किया गया। कहाँ पे उद्घाटन किया गया ये पूछा जा सकता है। तो ये उद्घाटन किया गया मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में। कहाँ पे, तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में नई दिल्ली में। ये याद रखिएगा, नई दिल्ली पूछा जा सकता है या जो है स्टेडियम पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है किया जाएगा 16 से 24 फरवरी तक। कब से कब तक, तो 16 से 24 फरवरी के बीच किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना। और इसका जो है आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया जाता है। उसके अलावा बात करें, इसमें 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित भाग ले रहे हैं। उसके अलावा बात करते हैं जो कारीगर हैं, जनजातीय जो है कारीगर हैं, आदिवासी लोग, वो इसमें 600 का जो है कारीगर इसमें भाग लेंगे, आदिवासी लोग। उसके अलावा बात करें 500 कलाकार जो है इसमें भाग ले रहे हैं, 500 कलाकार भाग ले रहे हैं, कारीगर जो है 600 ले रहे हैं। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे जो है 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल लगेंगे। तो ये संख्या पूछी जा सकती है कितने स्टॉल लगेंगे, तो 25 आदिवासी खाद्य स्टॉल लगेंगे। उसके अलावा बात करते हैं इसमें कलाकारों द्वारा जो है प्रस्तुति की गई किसकी, तो छऊ नृत्य जो झारखंड का है, कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान का है, गोर मारिया नृत्य जो है किसका, छत्तीसगढ़ का है, सिंधी धमाल नृत्य जो है गुजरात का है, अंगी गैर नृत्य जो है राजस्थान का। ये जो है इसकी प्रदर्शनी करी गई वहाँ पे, तो याद रखिए उद्घाटन के समय। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर को बाड़ा द्वारा कितने महीने के लिए निलंबित किया गया। तो ये जो है 3 महीने के लिए निलंबित किया गया। ठीक है, ये मई में खेल सकते हैं। ठीक है, 9 मई के बाद। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के 6वें संस्करण का आयोजन किस देश के साथ कर रहा है। जो भारत है संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है, धर्म गार्जियन ये भी बता दिया, 6वें संस्करण का आयोजन कर रहा है, वो किस देश के साथ कर रहा है। यहाँ पे वियतनाम दिया है, रूस दिया है, और जो है सिंगापुर दिया है, जापान दिया है। तो ये जो जापान के साथ कर रहा है। ठीक है, जापान के साथ। आइए बात करते हैं।
तो इसमें जो है भारत और जापान के बीच यही पूछा जाता है कि जो धर्म गार्जियन है वो किन किन देशों के बीच हुआ है। तो भारत और जापान के बीच कब से, तो फरवरी 25 से और 9 मार्च तक चलेगा। अब देखिए अभी जो है ईपीपीसीएस का जो 22 दिसंबर में पेपर हुआ था, 22 दिसंबर में ईपीपीसीएस का जो पेपर हुआ था उसमें ये नहीं पूछा था, उसमें ये पूछ लेता डेट, मतलब धर्म गार्जियन जैसे, और उसमें पूछा था डेट, एक तरफ डेट दे दी और एक तरफ युद्ध अभ्यास दे देते तो डेट पूछ ली। तो ये आपको डेट भी याद रखेंगे, 25 फरवरी से और 9 मार्च के बीच चलेगा। तो जापान के कहाँ पे, तो जापान के माउंट फ्यूजी संयुक्त सैन्य निवास जो होगा धर्म गार्जियन, कहाँ, ये धर्म गार्जियन याद रखिएगा। और जापान के साथ होता है 6वां संस्करण है, कहाँ पे आयोजन, तो जापान में ही आयोजन किया गया है। और इसमें जो है भारतीय सेना भाग ले रही है, जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स जो है इसमें भाग ले रही है, याद रखिए। आपको ये 3 पॉइंट इसमें याद रखने, एक तो संस्करण कौन सा है, जो है युद्ध अभ्यास का क्या नाम है और किन किन देशों के बीच हो रहा है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विजेता के लिए कितने यूएस डॉलर की घोषणा की गई। तो यहाँ पे बताना है कि जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है उसमें जो है कितने यूएस डॉलर की घोषणा की गई है, याद रखिए। किसके द्वारा, तो आईसीसी के द्वारा। तो ये जो है 2.24 मिलियन डॉलर, ठीक है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, मतलब आईसीसी के अध्यक्ष पूछ लें तो जेसा जी हैं, ठीक है, दिसंबर के टाइम पे अपॉइंट किए गए थे। उसके अलावा बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है कितना विजेताओं के लिए, तो 2.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग बनता जाके 20 करोड़ रुपए, लगभग 20 करोड़ रुपए बनता जाके इतना दिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विजेताओं को। उसके अलावा उप विजेताओं को जो है 1.12 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया जाए, उप विजेता को दिया जाएगा, लगभग 10 करोड़ बनता जाके, ठीक है। उसके अलावा बात करें सेमीफाइनल में हारने वाली प्रत्येक टीम को 5,60,000 अमेरिकी डॉलर, लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। तो यहाँ पे बात करते हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी विजेता रहे उनको कितना दी जाएगी, और उप विजेताओं को और सेमीफाइनल में हारने वाली प्रत्येक टीम को कितना दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं, मैचिंग में भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे अगली बात करते हैं, हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पे बताना है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। यहाँ पे नई दिल्ली दिया है, भोपाल दिया है, बेंगलुरु दिया है और मुंबई दिया है। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है कहाँ पे किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 2 वाला हो जाएगा, भोपाल, मतलब एमपी में किया जाएगा, ठीक है, एमपी में किया जाएगा, याद रखिएगा। कब से कब तक किया जाएगा आइए चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो किया जाएगा वो 24 से 25 फरवरी के बीच किया जाएगा, 24 से 25 फरवरी के बीच किया जाएगा। कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात ये महत्वपूर्ण बन जाती है, जब मध्य प्रदेश की बात आई है कब से कब तक किया जाएगा, 24 से 25 फरवरी के बीच किया जाएगा भोपाल में, इतनी चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश अब भी चर्चा में आया था, क्या मध्य प्रदेश चर्चा में आया था, इसलिए मध्य प्रदेश चर्चा में जो नामीबिया से और जो साउथ अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे वो कहाँ रखे थे, तो कोनू राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए थे, ठीक है, कोनू राष्ट्रीय उद्यान में। अब कोनू राष्ट्रीय उद्यान में ये बताया गया है कि अभी तक तो बंद करके रखे जाते थे, लेकिन 5 चीतों को जो है बाहर छोड़ दिया गया है, ठीक है, मतलब खुला छोड़ दिया गया पार्क में, तो इसलिए चर्चा में आया था। और सबसे ज़्यादा जो है पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में ही 12 पार्क हैं, ठीक है, जैसे कान्हा हो गया, सतपुड़ा हो गया, तो ये सब जो है मध्य प्रदेश में ही है। और कोनू इसलिए चर्चा में है तो क्योंकि वहाँ पे चीते जो हैं खुले छोड़ दिए हैं। अब 12 चीते हैं और 14 शावक हैं। अगर आपने इसके बारे में स्पेशली वीडियो नहीं देखी मेरी तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नया मुख्य चुनाव आयुक्त तो किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे राजीव कुमार दिया है, ज्ञानेश कुमार दिया है और अनूप चंद्र पांडे दिया है, अरुण गोयल दिया है। तो ये जो है ज्ञानेश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो राजीव कुमार जी का स्थान लिया है। तो स्थान भी कभी कभी पूछा जाता है। फिर जो है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, तो ये दोनों लोगों को इससे पहले भी ये रहे हैं, क्या रहे हैं, तो चुनाव आयुक्त रहे हैं, ठीक है, ये जो दोनों लोग चुनाव आयुक्त रहे हैं। उसके बाद जो है अपॉइंट किया गया था इनको, जो है ज्ञानेश कुमार जी को इनके स्थान पे, तो याद रखिएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो आंसर नंबर
2 वाला हो जाएगा ज्ञानेश कुमार जी को। और कौन से नंबर के? तो 26वें नंबर के बने हैं, ठीक है। 26वें। और थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे जो है जनसत्ता का न्यूज़पेपर है, किसका है? तो जनसत्ता का न्यूज़पेपर। यहाँ पे बताया गया है ज्ञानेश कुमार जी को जो है 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इनका कार्यकाल रहेगा 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी जो 2029 तक इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया इन्हीं के साथ जो है हरियाणा कैडर के, ठीक है, हरियाणा कैडर के एक IAS अधिकारी हैं, हरियाणा कैडर के 1989 बैच के। कौन है? तो विवेक जोशी, विवेक जोशी। इनको जो है क्या बनाया गया? तो इनको जो है बनाया गया है निर्वाचन आयुक्त। क्या बनाया गया? तो निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, इन्हीं के साथ बनाया गया है, तो याद रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं जो ज्ञानेश कुमार हैं, ये कौन से कैडर के हैं? तो ये जो है केरल कैडर के जो है IAS अधिकारी हैं। कौन से बैच के? तो 1988 बैच के। कहाँ के? तो केरल कैडर के, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं इन्होंने स्थान राजीव कुमार जी का लिया है। और जो आगामी चुनाव आने वाले हैं 2026 में केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं, बिहार के भी चुनाव होने वाले हैं, उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और ये इनका महत्वपूर्ण इसलिए इनको और अपॉइंट किया गया है, ये क्या रहे हैं? तो गृह मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान जो है जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 हटाया गया था और जो राम मंदिर बना है उसके निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए इनको अपॉइंट किया गया है। और इनको जो है 15 मार्च 2024 में इनको जो है चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया। अब इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं क्या कहा गया था, जो इन्होंने जो है कानपुर IIT से क्या किया है? तो कानपुर IIT से सिविल इंजीनियरिंग की है, ठीक है। इनसे महत्वपूर्ण बन जाता सिविल इंजीनियरिंग कानपुर IIT से की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है इन्वायरमेंटल में क्या किया है? इकोनॉमिक्स किया है इन्वायरमेंटल में। फिर बात करते हैं यहाँ पे जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र वगैरह इन्होंने पर्यावरण अर्थशास्त्र किया है। उसके अलावा यहाँ पे जो है आपको ये याद पूछा जा सकता है कौन से नंबर के? इन्हें 26वें नंबर के बने हैं। स्थान किसका लिया? तो ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। कुल मिला के आपको याद रखना मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार जी को बनाया गया है। अगर आपने इनके बारे में स्पेशली वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी भारत की यात्रा पर आए, वे किस देश से संबंधित हैं? यहाँ पे बताना है कि जो अल थानी जी हैं, अमीर हैं, ठीक है, वो किस देश से संबंधित हैं? तो यहाँ पे दिया है दुबई दिया है, UAE दिया है, अफगानिस्तान दिया है, कतर दिया है। तो जब इनकी बात आती है तो आपको एक चीज़ याद रखना है, किससे संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित हैं कतर से, कतर के हैं, ठीक है। अभी यात्रा पर आए हैं, कल यात्रा पर आए, इन्होंने जो है प्रेसिडेंट से मुलाकात की है, फिर मोदी जी से वार्ता करेंगे। अब देखिए जब भी कोई देश का कोई अपने यहाँ आता है या अपने मोदी जी जाते हैं, अभी जो है मोदी जी ने यात्रा की थी कतर की, उसके बाद जो है कतर के आए हैं अमीर। तो ये देखिए जब भी कोई आता है तो वो द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए आता है कि कनेक्टिविटी कैसी करनी है, व्यापार कैसा रहा है, बढ़ाने के लिए आता है। तो वो वही बातें होती हैं जैसे अभी कभी भी अपने दोस्तों से मिलते हैं तो क्या कभी लंबे समय के बाद मिलते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, फिर इंपॉर्टेंट्स बातें होती हैं। तो ये सभी बातें होती हैं जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं, दोनों देशों के बीच जैसे संबंध कैसे बढ़ाए जाएं और जो ऊर्जा वगैरह सब की बातें होती हैं। तो याद रखिएगा इसमें समझौते जब होंगे, आगे वार्ता हो जाएगी, कल बात करेंगे कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे जो है आज का न्यूज़पेपर है, ठीक है। इससे पहले अगर बात करते हैं मार्च 2015 में जो है अमीर आए थे अपने भारत कतर के, अब इसके बाद जो है 2025 में आए हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है बस। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, इनका नाम महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे दिया है हाल ही में सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? यहाँ पे अदिति अशोक दिया, अवनी लेखरा दिया, स्मृति मंथाना दिया है, मनु भाकर दिया। ये सभी नाम जो हैं चर्चित हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। अब यहाँ पे ये बताना है कि जो है किसको खिताब मिला है, मतलब किसने खिताब जीता है भारतीय महिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का। तो ये जो है मनु भाकर ने जीता है। ऑप्शन नंबर 4 वाला हो जाएगा।
आप देखिए इन सब का नाम दिया गया था। आइए देखिए न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में दिया था। तो ये जो है जनसत्ता का न्यूज़पेपर है। जनसत्ता की न्यूज़पेपर में बात करें तो ये जो है पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई थी। एक तो एकल में जीता, मतलब सिंगल में जीता, और एक मिश्रित टीम में इन्होंने जीता था। ठीक है, मनु भाकर 2 कांस्य पदक, ठीक है, 2 कांस्य पदक जीते थे पेरिस ओलंपिक में, जो 2024 में हुआ था पेरिस ओलंपिक, उसमें। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते। अगर बात करते हैं टोटल जो है पदक कितने आए थे पेरिस ओलंपिक में, तो 6 पदक आए थे। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी बात है, ये महत्वपूर्ण हो जाती है, इसका खिताब के लिए कितने लोगों को शामिल किया है, तो 5 लोगों को शामिल किया गया था। 5 लोगों को शामिल किया गया था। कौन कौन से लोग थे, तो एक तो था जो है, एक नाम होता है अदिति अशोक जी का। ठीक है, उसके बाद जो है निशानेबाज अवनी लेखरा जी का। ठीक है, पैरा निशानेबाज हैं, ठीक है, अवनी लेखरा जी राजस्थान की। उसके अलावा बात करते हैं कि इसके बाद है स्मृति मंथाना। ठीक है, स्मृति मंथाना, इनको जो है, इनको भी लिस्ट में शामिल किया गया था। उसके बाद जो है विनेश फोगाट, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था पेरिस ओलंपिक में। विनेश फोगाट जी को शामिल किया गया था, और मनु भाकर जी को। तो ये 4-5 नाम जो है अब शामिल किए गए, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ जो है खिलाड़ी का खिताब जो जीता है वो मनु भाकर जी ने जीता है। इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल से। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं अन्य पुरस्कार में इन्होंने जो है क्या किया है, तो अन्य पुरस्कार में जो है क्या नाम है इनका, तान्या सचदेव जी को जो है चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया। चेंज मेकर, इनको जो है चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। आइए इनकी आज ही के दिन जो है ये है, और आज ही के दिन इनका जन्मदिन भी है। तो आइए इनका जन्मदिन जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जन्मदिन है अभी, तो यहाँ पे दिया है इनका जन्म होता है 2002 में। आज के दिन जन्म हुआ था 2002 में। आज के दिन मतलब कि 18 फरवरी। ठीक है, 18 फरवरी को जन्मदिन होता है 2002 में। ठीक है, झज्जर जिले में हुआ था, हरियाणा में इनका जन्म होता है। ठीक है, 14 साल की उम्र में इन्होंने शूटिंग स्टार्ट की थी। फिर इन्होंने बात करते हैं 16 साल की उम्र में जो है ISSF वर्ल्ड कप स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक में जो है पदक से चूक गए। 2024 में पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और 2 कांस्य पदक जीते, एक मिश्रित टीम में, एक अकेले में। ठीक है, और 2 जो पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक एक ही ओलंपिक में जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं, याद रखिएगा। तो इन्होंने इतिहास रचा था। तो इनका नाम महत्वपूर्ण है, आज ही के दिन जन्म हुआ है, और इनको जो है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो है खिताब में मिला है। उसके अलावा बात करें, इनको जो है 17 जनवरी को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तभी इनका नाम जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। इनको पुरस्कार इतने दिए जा चुके हैं। खेल रत्न पुरस्कार जो है कितने लोगों को इस बार दिया गया, 4 लोगों को दिया गया है। और जो है अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगर आपने इसके बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। हालांकि आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। पेरिस ओलंपिक में हुआ था 2024 में। अगला जो होगा ओलंपिक कहाँ होगा, तो लॉस एंजिल में होगा। ठीक है, लॉस एंजिल में होगा, लॉस एंजिल में। और लॉस एंजिल में जो होगा 2028 में होगा। और बात करते हैं भारत अपना जो है कब ओलंपिक गेमों की मेजबानी करेगा, तो 2036 में करेगा। इतनी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे दिया है अमेरिकी खगोल शास्त्री क्लाइव टामा ने प्लूटो की खोज की थी। कब की थी, तो 1930 में की थी, आज के दिन। ठीक है, इसलिए चर्चा में आया। ठीक है, इसको जो है शामिल किया गया था किसमें, तो ग्रहों की सूची में शामिल किया था, लेकिन 2006 में जो है ग्रहों की सूची से हटा दिया गया है। इन्हें जो है इसको ग्रह की जो परिभाषा होती है उसको इन्होंने बताया है कि परिभाषित नहीं कर सकता है जो प्लूटो ग्रह है, इसलिए इसको 2006 में हटा दिया गया है। किससे, आप वर्तमान में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। ठीक है,
8 ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह जो है जुपिटर है। तो याद रखिएगा, आपको यह इतना याद रखना कब खोज होती है, ठीक है, किसने खोज की, और इसलिए चर्चा में क्योंकि आज के दिन खोज की गई थी। फिर यहाँ पे बात करते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंडोनेशिया में फिर फटा ज्वालामुखी। तो इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फट चुका है, कौन सा, तो माउंट ईबू, ठीक है। और ये आज ही नहीं फटा है, बल्कि 2025 में जो शुरुआत से लेकर 9 बार फट चुका है, ठीक है, 9 बार फट चुका है। और बात करते हैं ये कहाँ पे स्थित है, तो इंडोनेशिया के उत्तरी मालको सुदूर महाद्वीप है, कौन सा, तो द्वीप कौन सा है, द्वीप है हालमाहेरा द्वीप में जो है स्थित है। याद रखिएगा क्या स्थित है, माउंट ईबू। अब ये पूछ लिया जाए माउंट ईबू कहाँ है, तो इंडोनेशिया में, ठीक है। अब इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश भी है इंडोनेशिया, लगभग 17,500 द्वीप हैं, ठीक है, 17,500 द्वीप हैं इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया अभी हाल ही में प्रेसिडेंट आए थे, इसलिए भी चर्चा में थे। कौन आए थे, तो प्राबोवो सुबियांटो आए थे अपने यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में, क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो जकार्ता है, ठीक है, जकार्ता है, और इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में, तो इसकी मुद्रा क्या है, तो रुपया मुद्रा है। तो इंडोनेशिया के बारे में मैंने स्पेशली जो मुख्य अतिथि आए थे इसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है। और इंडोनेशिया ही जो है जो ब्रिक्स समूह है उसमें भी शामिल होने वाला 10वां देश भी हो चुका है। मैंने सभी वीडियो जो करंट की अपडेट होती हैं मैंने विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नए से नए अपडेट मिलते रहे। और आपको जो है डेली जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण वेबसाइट्स होते हैं, उससे जो है करंट अफेयर निकाल के क्वेश्चन फॉर्म में दी जाती है। तो आप इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।